मेरा एथिक्स का रहा था, तो जीएस पेपर 4 जो एथिक्स है, तो उसको आपने कैसे अप्रोच किया? कोई बुक पढ़ा था आपने कि मतलब कुछ एग्जांपल्स कलेक्ट किए थे, मतलब अप्रोच क्या रखा था आपने जीएस 4 का? GS4 में मेरा ऐसा रहता था कि मैंने पहले क्या किया था, एक बेसिक जो सब लोग पढ़ते हैं, लेक्सिकन मैंने पढ़ी नहीं थी, बट हाँ उसको ऊपर ऊपर पढ़ा था। और उसके अलावा मैंने विजन आईएएस की वीडियोस देखी थी, तो उससे अपने नोट्स बनाए थे। बट बहुत ज़्यादा मेरे पास डिटेल नहीं था इसके लिए, तो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई हर एक कीवर्ड की जो जो सिलेबस में मेंशन है, जैसे कि ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, प्रोबिलिटी, इन सब की अंडरस्टैंडिंग आ गई थी एक। तो उसके बाद मैंने क्या किया, लास्ट में आई कलेक्टेड एग्जाम्पल्स। फिर मैंने जो मॉरल तो मैम, ये थिंकर्स। आपने एग्जांपल्स कब कलेक्ट किया था? मेंस से कितने दिन पहले आपने? हाँ, ये मैंने बहुत लेट किया, लेकिन आई थिंक एस्पिरेंट्स को ये प्रिपरेशन के टाइम पे ही कर लेना चाहिए। मैंने मेंस के टाइम ही ये एग्जाम्पल्स कलेक्ट किए। कुछ तो मॉरल थिंकर्स जो सभी को पता रहते हैं, तो एरिस्टोटल और इन सब की फिलोसफीज़ के बारे में उसी टाइम पे पढ़ लिया था जब पहले पढ़ती थी, वो नोट्स में इंक्लूडेड थे। लेकिन उसके अलावा फिर विवेकानंद, गौतम बुद्धा, इन सब की जो एथिकल पार्ट्स एस्पेक्ट्स हैं इनकी लाइफ के, वो लिए। और उसके अलावा मैंने कुछ कुछ जो रियल लाइफ में जो लोग हैं, उन लोगों के स्ट्रगल्स देखे। कुछ गूगल सर्च मारा कि इस पर्टिकुलर के लिए कौन पर्सन है रिस्पॉन्सिबल, या फिर कि ऐसा ब्यूरोक्रेट के काम किसने एग्जांपल्स, किया है। रियल लाइफ ब्यूरोक्रेट्स के एग्जाम्पल लिए, सिविलियंस के एग्जाम्पल लिए जो भारत रत्न अवार्डेड है, इन सब की इनकी क्या स्टोरी है, तो ऐसे ऐसे पर्सनालिटीज़ करके। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी। पर्सनैलिटीज़ के लिए मैंने, और फिर उससे और मैंने एक और चीज़ करी थी मैम, मैंने। मेन इशू एस्पिरेंट्स एथिक्स पेपर में एक फेस करता है, टाइम मैनेजमेंट का। हाँ, अब 3 घंटे में मैम पेपर लिखना मुश्किल है एथिक्स का। हाँ, ये आपने अभी कंप्लीट किया था 2022 का जो मेंस का जो एथिक्स का पेपर था? हाँ, आई वॉज एबल टू कम्प्लीट द पेपर। ऑल द क्वेश्चंस? हाँ, ऑल द क्वेश्चंस। लेकिन उसमें था कि ऑफ कोर्स माय क्वालिटी वेंट डाउन, क्योंकि टाइम का बहुत तो कम था। मैम, ये जो आप एथिक्स का जो पेपर है, उसमें आप थ्योरी पार्ट पहले अटेम्प्ट किया था कि केस स्टडीज? थ्योरेटिकल पार्ट मैंने पहले ही किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद केस स्टडीज़ पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि उनका ज़्यादा मार्क्स थे। 20 मार्क्स के रहते हैं वो, तो फिर अच्छा, मुझे। फिर आपका जो क्वालिटी वेंट डाउन हुआ हाँ, वो सेकंड? 20 मार्क्स वाले में हो गया। वो हो, इसलिए आप बोल रहे हो कि मतलब पहले ऑल्दो आई स्कोर्ड 120 विच इज़ गुड इनफ फॉर दिस ईयर। एथिक्स में आपने 120 स्कोर हाँ, किया है दिस टाइम, दैट इज गुड स्कोर। हाँ, वो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर शायद केस स्टडीज़ पहले करती, तो उसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल्स और दे सकती थी। तो लेकिन केस स्टडीज़ मैंने फिर ऐसी नॉर्मल से लिखी, क्योंकि टाइम की कमी थी। मेरा उस टाइम पे सिर्फ एम ये रह गया था कि ये पेपर कंप्लीट करना है। अभी तक का मेरा मैं टारगेट लास्ट यही आज 5 मिनट एथिक्स का कैसा जाता है बता दो। जो लास्ट 5 मिनट है ना एथिक्स का पेपर का, भाई सबसे चैलेंजिंग होता है मैम। उसमें अगर 2 क्वेश्चन बच गए तो आदमी ये सोचता है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, कौन सा नहीं करे। तो एक ना मैम आपको टाइम स्लॉट लगाना मतलब एक टाइम आपको ऐसा डिवाइड करना पड़ेगा जब आप आंसर्स लिखते हो ना प्रैक्टिस के टाइम पे। उस टाइम पे ऐसा करो कि जैसे पहले के आधे घंटे में आपके जैसे 1 घंटे में हम लोग का ऐसा रहता है कि 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए। अच्छा, 10 मार्क्स के ओके ओके। 1 घंटे में। अगर वो 8 क्वेश्चन यू आर एबल टू कंप्लीट, तो आगे का आपका जो वो 2 घंटे बचेंगे वो आराम से जाएंगे। अच्छा, तो इस टाइप से अगर आप अपना एक डिवाइड कर लेना प्रिपरेशन के टाइम पे, टेस्ट सीरीज जब अटेम्प्ट करते हैं उस टाइम पे, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैं रियल पेपर में भी ये करती थी कि अच्छा ठीक है, मैंने 1 घंटे में 8 क्वेश्चन कर लिए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर पाती थी तो फिर मैं स्पीड इंक्रीज़ करती थी। तो ऐसे ही एक वो बना के रखा था कि 1 घंटे में 7-8 क्वेश्चन करने हैं, फिर 2 घंटे में इतने करने हैं, लास्ट मिनट के लिए फिर इतने बच जाएंगे। तो कर लेंगे वो एकदम कैलकुलेटेड था कि कैसे क्या करना है। कैसे। तो मैम ने आपने एथिक्स का पेपर मैम ने काफ़ी अच्छा से हैंडल किया था। 120 मार्क्स काफ़ी अच्छा स्कोर है इस बार के हिसाब से। तो मैम अपन ने वही 3 एजेंडा था मैम आपका सॉरी का, एसे, एथिक्स और इंटरव्यू का एक्सपीरियंसेस मैम प्लीज़ शेयर करो मैम। आपका इंटरव्यू डेट जो था मैम का, मैम कब था आपका इंटरव्यू माई डेट? इंटरव्यू वॉज 13th of February। और 2023 हाँ, स्टार्टिंग में ही था मतलब? काफ़ी जल्दी हो गया था मेरा, 10-15 दिन में ही हो गया था जब यूपीएससी इंटरव्यू स्टार्ट किया। तो एक्सपीरियंस ये था कि तो मैम आपका तो इतना कम टाइम था आपके पास, तो आपने इंटरव्यू की तैयारी उससे पहले किया था कि मतलब 10-15 दिन में ही जो किया मतलब? नहीं, 10-15 दिन नहीं वो। और मेंस के रिजल्ट के टाइम का हाँ, वो? मेंस के रिज़ल्ट के बाद से स्टार्ट नहीं किया था एक्चुअली। जब मेंस का रिज़ल्ट आया, जब उन्होंने डेट दे दी थी कि अब फेब या जैन से स्टार्ट हो जाएगी, जैन एंड से, तो उस टाइम पे फिर स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे पास 1-2 महीना था प्रिपरेशन के लिए, तो उस टाइम पे प्रिपेयर किया। और फिर एक्सपीरियंस वॉज गुड, बट मार्क्स उतना अच्छा नहीं आया। आई मीन पुअर ही था इंटरव्यू में।
12 मार्क्स आए थे मैम। तो एक्सपीरियंस था कि जब मैं लाइक मैंने एंटर्ड द रूम एंड आई वाज द ओनली। नहीं मैम, आप वहाँ पे जाते हो जब यूपीएससी बिल्डिंग है धौलपुर हाउस में, तो मैम आप किसके साथ गए थे? मम्मी पापा के साथ? पापा के साथ? खाली पापा के साथ? लास्ट टाइम मम्मी आई थी, मैंने एक बार इंटरव्यू दिया था 2020 में। ओके। हाँ, तो मुझे पता नहीं था भाई। ओके। तो ये 2020 में मम्मी और भैया आए थे और इस साल पापा आए थे। तो फिर जब वहाँ गए तो आई वाज द ओनली फीमेल कैंडिडेट दैट डे। ओके ओके माय गॉड। हाँ, तो फिर उस दिन जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो सबसे पहले वो, और कोइंसिडेंटली उस दिन नेशनल विमेंस डे भी था, विच आई वाज नॉट अवेयर ऑफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन मुझसे यही पूछा गया कि ऐसे, पहले तो उन्होंने खुद ही बताया कि सरोजिनी नायडू जी पे ये मनाया जाता है, तो उनके बारे में पूछा था। आई वाज एबल टू आंसर। फिर ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ा, तो पहले बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन। मैम मेरे को ये बताओ, जो इंटरव्यू का जो रूम होता है उसमें कितने मेंबर होते हैं, मतलब कैसा सेटअप रहता है? मतलब इट्स अ पैनल ऑफ 5 मेंबर्स। 5 members। हाँ, एक चेयरपर्सन रहेंगे और 4 बाकी मेंबर रहते हैं। और जो क्वेश्चन होता है सबसे पहले चेयरपर्सन स्टार्ट करते हैं एंड इट एंड्स विद चेयरपर्सन। ओके, स्टार्ट विद चेयरपर्सन है, एंड्स विद हाँ। चेयरपर्सन। फिर उसके बाद बाकी जो 4 मेंबर्स होते हैं वो 1 by 1 आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैम एक मेंबर कितने क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब एवरेज के हिसाब से बता दो। ऑन एन एवरेज द इंटरव्यू गोज फॉर 30 मिनट्स ऑलमोस्ट, ऐसा रहता है। अप एंड डाउन रहते हैं उसमें, जैसे कि कुछ का 15 से 20 मिनट, कुछ का फिर 40 मिनट भी चल जाता है। तो वो मेंबर्स पे डिपेंड करता है। यूजुअली 5-6 क्वेश्चन तो रहते हैं। एक मेंबर 5-6 क्वेश्चन पूछता है। और मैम एक क्वेश्चन में कितना टाइम कैंडिडेट स्पेंड करता है आंसर देने में? दैट डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट अगेन। लेकिन आई डोंट थिंक कि 50 सेकेंड्स या फिर 1 मिनट से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करने चाहिए अपने आंसर। नहीं, एक्सटेंड नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 5 पॉइंट बताओ तो दैट विल डेफिनेटली गो आउट ऑफ 1 मिनट, और ऐसा कुछ सोचने में भी लग जाएगा। लेकिन यूजुअली अगर आप कुछ कर रहे हो तो यू ट्राई टू कंप्लीट द सेंटेंस विद इन 1 मिनट और 1 मिनट। तो मैम आपको इंटरव्यू डे में फियर था ऐसा कि मेरा अगर इस बार हुआ तो क्या होगा, या ऐसा करके कुछ फियर था कि जिस दिन आप इंटरव्यू देने गए थे? जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गई थी मैम उस दिन का मेरे को थोड़ा ये बताओ कि सुबह जब उठे थे आप कि आज मेरा इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू के दिन मैम कैसे फियर वाला फीलिंग थी कि मतलब एक्साइटेड थे आप इंटरव्यू देने के लिए, क्या था? जब मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था तो आई वाज नर्वस दैट डे, और उस टाइम पे वो नर्वसनेस मेरे इंटरव्यू में भी आई थी। लेकिन इस साल मैं कॉन्फिडेंट थी पूरा कि ठीक है, देना है। मतलब अपने आप को अंदर से फील कराना था कि कुछ नर्वस होने वाली बात नहीं है, ऐसा सब कुछ। मतलब कंफर्टेबल हो गए थे इंटरव्यू से पहले? नहीं, तो वो कंफर्टेबल थी मैं, और आने के बाद भी मुझे ऐसा ही था कि ठीक है, मेंस ठीक हुए थे इस साल, और इंटरव्यू ऐसा कोई बुरा नहीं गया है कि मुझे लिस्ट से बाहर निकाल देगा। तो दैट वाज माय एक्सपेक्टेशन एंड इट डिड वेल टू अप टू माय एक्सपेक्टेशन। तो मैम आपने जो आपका तो इंटरव्यू अर्ली हो गया था, 13 था ना? हाँ। तो मैम आपने इंटरव्यू के बाद क्या आपने नेक्स्ट प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर दिया था कि मतलब क्या? नहीं, आई वाज सो लकी दैट आई गॉट माय नेम इन द फाइनल लिस्ट। लेकिन मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था प्रीलिम्स का। हाँ, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही मतलब आप कॉन्फिडेंट थे काफ़ी कि मतलब? मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, मुझे ऐसा था कि हाँ लिस्ट में नाम आ जाएगा, लेकिन बाकी सब मुझे ऐसा डाउटफुल था कि क्या होगा, कैसे होगा। बट ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं नाम आ जाएगा, और नाम भी आ जाएगा तो कोई बात नहीं, विल राइट प्रीलिम्स अगेन। और उस टाइम पे फिर थोड़ा सा डर कम होगा कि जॉब नहीं है, एटलीस्ट वो फियर कम हो जाएगा कि एटलीस्ट अब जॉब होगा, क्योंकि ऐसा लगा था कि फाइनलिस्ट में नाम हो जाएगा। बट ठीक है, नहीं देना पड़ा, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन आई वुड स्ट्रिक्टली एडवाइज ऑल द एस्पिरेंट्स कि जब आप इंटरव्यू दे के आते हैं तो नेक्स्ट प्रीलिम्स में ज़रूर पढ़ें, और ये यूजुअली हर कोई करता है। मतलब इंटरव्यू देने के बाद सो ना जाए? नहीं, सो नहीं, कुछ शायद टाइम ले लो। जैसे मेरे केस में मेरा इंटरव्यू बहुत जल्दी हो गया था, तो फिर मैं शायद 13 फरवरी को, अगर मैं मार्च से भी स्टार्ट करती तो आई हैड इनफ टाइम, तो इतना गैप ले सकती हूँ। मैं इंटरव्यू तो मैम इंटरव्यू के जस्ट 2-3 डेज़ के बाद ही शायद रिजल्ट पब्लिश कर देता है यूपीएससी ने। हाँ, जो लास्ट इंटरव्यू होता है, लास्ट डे जो होता है उसके 2-3 दिन बाद It's on Papa. Sorry, we have a rapid fire round right with ma'am. Okay, Meenakshi ma'am. So ma'am, we will have rapid fire ma'am. Okay. So ma'am, what would you choose? Beach or mountain? आई थिंक माउंटेन्स, क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्लीनलीनेस के साथ थोड़ा सा ओसीडी है, तो बीचेस में मुझे वो
सैंड वैंड का बड़ा सा प्रॉब्लम होता है पैर में जब लगती है तो। ओके ओके। तो मैम हल्द्वानी से भी हैं, तो मैम को माउंटेन्स में रहने की आदत है, तो मैम ने माउंटेन चूज़ किया है। ओके मैम। तो मैम द सेकंड रैपिड फायर क्वेश्चन इज़ व्हाट वुड यू चूज़, कॉमेडी मूवी और थ्रिलर मूवी? थ्रिलर मूवी। कॉमेडी विल बी माय सेकंड चॉइस। अगर जॉनर्स की हम बात करें तो सबसे पहले मुझे थ्रिलर पसंद है, फिर उसके बाद कॉमेडी। ओके मैम, ओके मैम। देन थर्ड रैपिड राउंड क्वेश्चन इज़ मैम व्हाट डू यू लाइक टू बी, प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी ऑफ मार्स? मुझे बचपन से ही ना एस्ट्रोनॉमी में बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था। ओके। तो आई वुड वांट टू बी अ फर्स्ट लेडी ऑफ मार्स। ओके मैम, नाइस मैम, नाइस मैम। देन मैम अगर आप कोई हिस्टोरिक पर्सन है, रैपिड फायर क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, तो अगर आपको किसी हिस्टोरिक पर्सन के लाइफ में जाके जीने का मौका मिले तो आप किस पर्सन को लाइफ में जाके जीना चाहोगे आप? सवाल मेरे ख्याल से मुझे सुभाष चंद्र बोस जी की लाइफ बड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि उन्होंने बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में जाके इंडिया की फ्रीडम में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। अच्छा। और उनका पता भी नहीं चलता था कि अलग अलग नाम से रहते थे। आई थिंक स्पाई टाइप थे। हाँ, स्पाई टाइप्स रहते थे, हमेशा छुप छुप के अपना नाम बदल के रहते थे। तो आई थिंक बोस जी की लाइफ में मैं जानना चाहूँगी। तो मैम का रैपिड फायर राउंड ख़त्म हुआ। मैम ने काफ़ी इंटरेस्टिंग जवाब दी और मुझे तो इनके जवाब से अच्छे लगे। अब आप लोग बताइएगा कि पापा सॉरी पे आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा क्या मैम का जवाब कैसा लगा आप लोग को। तो मैम यही था आज का इंटरव्यू मैम के साथ। तो मैम मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। भाई सच्ची बताऊँ भाई, सिलेक्टेड बंदे हैं ना भाई, डाउन टू अर्थ ही हैं। तो मैं सच्ची बोल रहा हूँ। मैं तो भाई सोच रहा था मैम सिलेक्टेड हैं, ऊपर में सिलेक्टेड भी हैं, तो आईएएस मैम को मिल चुका है। मेरे को लगा शुरू में कि एटीट्यूड आ गया होगा मैम को, बट मैम ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। मैं तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैम के साथ। तो सही था मैम, बढ़िया था मैम। आपको सिलेक्शन हुआ आईएएस बने आप, तो बढ़िया। मैम से बात करके मुझे तो मज़ा आया भाई। आप लोग को मज़ा आया कि नहीं आया ये आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिएगा पापा सॉरी पे, ठीक है भाई। तुम्हारा काफ़ी मेहनत कर रहा है, मैम से मिलने आया था मैं, ठीक है। तो मैम अब तो आप लोग लवासना जा रहे हो भाई, तो सही है मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। बट भाई हल्द्वानी में मैं बता रहा हूँ, ये देखो सामने, ये देखो पहाड़ हल्द्वानी। एक होटल ये है चस्का होटल है। आप कभी भी आइए, खाना खाइए, यहाँ रीजनेबल रेट जो बहुत जायज़ होते हैं, अच्छा वो लगाएंगे। है सरदारों का, लेकिन बहुत बढ़िया आदमी है। इनका नाम है डिम्पल भाई, डिम्पल भाई नाम है इनका। होटल है काठगोदाम मेन रोडवे स्टेशन के पास है। अच्छा हाँ, ये मतलब यहाँ पे मतलब लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये सब चाय नाश्ते की दुकानें आपको मिलेंगी। ये दुकान है, हम रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये सामने रेलवे स्टेशन है, मैन गेट अभी दिखाता हूँ। और ये देखिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। ये पुराने ज़माने का इंजन लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ, मतलब यही रेलवे स्टेशन है जी, रेलवे स्टेशन यही है। आप थोड़ा सा आगे चले आइए, मैं अगर जाऊँगा तो खाली 20 रुपये की पर्ची काटते हो। ओके भैया आप थोड़ा बाहर निकल जाइए। हाँ जरूर। तो भैया आपका क्या नाम है? मेरा कुलदीप वर्मा नाम है ना? आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ, प्रॉपर यहीं के हो ना? तो भाई जो कुलदीप भैया हुए वो मेरे को काफ़ी अच्छे बंदे लगे, और इन्होंने रेट भी मतलब जायज़ लिया, कोई ज़्यादा रेट नहीं बताया इन्होंने। लेके करेंगे क्या यार भाई साहब, बाहर का आदमी कभी कदा आता है और उसमें ही हम अगर फालतू मांगे तो क्या फ़ायदा है। हाँ, ऐसा काम करके। तो मतलब जो जायज़ है, इज्जत का पैसा है वही चाहिए, उससे फालतू पैसा नहीं चाहिए। तो भाई यही था, मैं यही दिखाना चाह रहा था कि हल्द्वानी के लोग काफ़ी अच्छे हैं भाई। और मैं जहाँ इंटरव्यू लेने गया था, अरे मैम भाई तू यकीन नहीं करेगा, शी वाज ऑसम है, सच्ची बता रहा हूँ, मज़ा आ गया। हम लोग चल रहे हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन, राइट रेलवे स्टेशन जा रहे हैं अपन। तो देखते हैं भाई, अवार्ड मिल रखा है इसको बहुत,
तो काफ़ी साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है, तो देखते हैं आज कैसा। ये देखो ये यहाँ पे आ रखा था भाई, एक यूपीएससी टॉपर टॉक था, और वो मैम काफ़ी अच्छी थी यार। मैं तो भाई, लोग बोलता है कि यूपीएससी में सिलेक्शन होने के बाद लोग बदल जाता है, बट वो सेम पर्सन है। अभी आपको दिखा रहे रेलवे स्टेशन।